हाँ जी, आज इसे खत्म करें। देखना भैया, लास्ट क्या हुआ था? 5th हुआ था शायद, है ना? 6th। देखिए, ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, इसको तो निकालो मत मेरे ख्याल से अभी तो, क्योंकि 3-4 बारी हो गया ये। कितने साल में कोई प्रिंसिपल डबल हो जाएगा? रेट भी वही है 5% और आंसर भी वही होना चाहिए। तो बस ऐसे चेक कर लो, याद आ जाएगा। सर ओरिजिनल पी बढ़कर हो गया डबल 2p। किस रेट से हुआ सर? आई कितने साल में हुआ? यही तो है, पी से पी कट गया। यहाँ आई की जगह आप कर चुके हो बहुत बारी, 1.05 डाल लोगे। और याद भी होगा 14 बारी में वो आपके पास 1.97 आ जाता है, तो 14 साल 2 महीने लगभग लगभग। ठीक है भैया, तो 14 बी पार्ट आंसर आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलना। इसका आंसर 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। बी पार्ट, ओके। अच्छा, ये आपको याद था इस वजह से आप निकाल लोगे, नहीं तो आप फंस जाओ पेपर में तो। 1 मिनट, ये जेन्युइन बात समझ लेना। ठीक है भैया, क्योंकि आपको याद था 14 ईयर 2 मंथ, नहीं तो वो तो 14 से थोड़ा ज्यादा और 15 से कम, ऐसा कुछ आइडिया था हमें। और हमें याद ना हो तो 14 साल 3 महीने भी था। वो तो खुद ही उसने 2-4 ऑप्शन में बता दिया था, 14 साल 2 महीने, तो वो याद रह गया था। ठीक है भैया, नहीं तो लॉक टेबल से ही निकलता। लेकिन मतलब इससे ज्यादा आप कभी नहीं फंसोगे, और ऐसा मूवमेंट बात बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट। इन हाउ मेनी ईयर सम ऑफ मनी ट्रिपल एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस? थोड़ा ध्यान से करना, ट्रिपल वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़े चेंज है। बोलता है क्या प्रिंसिपल 5% रेट से हाफ ईयरली बोला है, वो ख्याल करो सारे बच्चे, ट्रिपल हो जाएगा। सर पी अमाउंट ट्रिपल हो जाएगा, 3p हो जाएगा किसी रेट से। ठीक है, किसी रेट से। अब वो रेट उसने जैसे 5% दिया हुआ है, लेकिन एनुअल दिया है भाई, कैलकुलेशन हाफ ईयरली करानी है। तो यानी रेट हाफ ईयरली एडजस्ट करोगे, 2.5% हाफ ईयरली आ जाएगा, आधा कर लिया मैंने। उसका आई फैक्टर बना लोगे, 100 से डिवाइड कर लोगे, 0.025 आ जाएगा, तो 0.025। ठीक है भैया, बोलता है ऐसा कितने साल में हो जाएगा? साल का पता नहीं, लेकिन एक चीज अभी कंफर्म कर लेना, एन 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 इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन के बाद वो ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा मान लिया हमने। कैलकुलेशन अभी हो जाएंगी, वो कोई खास बात नहीं है। मान लो एन एक बार ही आपके पास, 16 आ गया, और आपने 16 साल मान लो ऑप्शन है, और ऑप्शन पे मार्क कर दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाफ ईयरली कैलकुलेशन बोला था उसने, रेट साल का था, आपने हाफ ईयर एडजस्ट कर लिया, वो डाल लिया। तो टाइम अगर 16 साल होगा, तो 16 साल में हाफ ईयर 32 बारी आएंगे, यानी यहाँ आंसर एन का फिर 32 आए, तो उसके ईयर 16 बनेंगे। उस चीज का ध्यान रख लेना। और ये पहले सोचना, ये बाद में नहीं सोच पाओगे जिस स्पीड में काम करना होता है, कि यार यहाँ हाफ ईयरली कर लिया, तो ये हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग एडजस्ट होके एन आएगा। ठीक है, ये 10 आ गया ना, तो 10 बारी कैलकुलेशन आधे आधे साल की कर रहा हूँ ना मैं, तो यानी साल तो 5 है, ऐसे समझना बात को। ठीक है भैया, अब ध्यान देना जरा। अब करो इसकी कैलकुलेशन कि 1.025 को पहले कितनी बारी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कि 3 आ जाए फटाफट से। मेरे को एक फील सा आ रहा है भाई, कि जैसे कि, चलो करके देख लेते हैं पहले, कि ये तो चारों आंसर नहीं आने चाहिए, लेकिन देखते हैं देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, कितनी बारी मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा? तो शुरू से ले लिया आपने। हाँ बैठ जाएगा, नहीं नहीं बैठेगा, बैठेगा। ठीक है, अभी मेरे पास कोई 42 कैलकुलेटर के कॉर्नर पे है, मतलब 41 बारी मैंने मल्टीप्लाई किया, और मैं 2.75 पे पहुंचा हूँ। ठीक है भैया, तो 3 के नजदीक पहुंच रहे हैं अभी हम। 2.96 आ गया 45 पर। 1 मिनट लगभग लगभग बैठ गया भाई, सही है बात, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, 45 कैलकुलेटर के कॉर्नर पे है, यानी मैंने अभी 44 बारी मल्टीप्लाई किया है, और ये 2.96 है 44 बारी में। एक बारी और कर रहा हूँ। 45 46 कैलकुलेटर के कॉर्नर पे है, उसको छोड़ो आप। मैंने 45 बारी मल्टीप्लाई कर लिया है, और 3.03 आया है, यानी 44 से थोड़ा सा ज्यादा है। और एक बार या 44 मानो कि 44 आ गया लगभग लगभग एन, 44 से थोड़ा सा ज्यादा है, प्लस करता हुआ फिगर है कोई।
ठीक है, तो 44 बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, यानी 22 साल तो पक्का हुए, और 22 साल और थोड़ा सा ज्यादा था कुछ महीने, यानी आंसर डी पार्ट आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। और टाइम बचाना हो भैया, पेपर में कम हो लेकिन बहुत समझदारी से करना, ऐसे पंगे ऐसे मत लेना। तो समझदार बच्चे सर बहुत ही टाइम ही कम था और मतलब नंबर कट जाए तो वैसे तो मैं मार्क ही ना करूं, मैं कुछ नहीं लिख के आऊंगा मान लो टाइम कम हो तो। लेकिन अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो देखो सर, 18 साल 7 महीने, 18 साल 8 महीने, 18 साल 6 महीने, ये आंसर कैलकुलेटर से नहीं निकल सकता तीनों में से कोई सा भी, क्योंकि वो 36 टाइम आ जाएगा, उसका आधा 18 ही होता है, और 36 से थोड़े से ज्यादा पे आ रहा होगा आंसर। थोड़ा सा ज्यादा कितना ज्यादा वो तो कुछ कह नहीं सकते हम कैलकुलेटर पे। तो 6 महीने 7 महीने 8 महीने क्या कहोगे फिर? तो आंसर होना तो यही चाहिए था, 22 साल 3 महीने। लेकिन ये पंगे लिए नहीं जाते, एग्जैक्ट कैलकुलेशन से निकालना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए 8th। और मशीन डेप्रिशिएट 10% ऑफ इट्स वैल्यू। ध्यान से सुन लेना चीजों को भैया, थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, कुछ गिनती के क्वेश्चन बचे पड़े हैं। बोलते हैं मशीन 10% डेप्रिशिएट होती है हर साल के शुरू में उसकी वैल्यू पे, यानी कंपाउंडेड डेप्रिशिएट हो रही है, एप्रिशिएट नहीं, डेप्रिशिएट कंपाउंडेड हो रही है हर साल के शुरू में। पहले साल 1000 थी, 10% कम हुई, 900 की रह गई। फिर अगले साल उस साल की शुरू वाली वैल्यू पे कम होगी, कंपाउंडेड कम हो रही है, ध्यान देना। अच्छा, आप लैंग्वेज में उलझ जाते हो यार, बहुत बारी हो जाता है ऐसा। देखो मन बना लो क्या क्या दिया हुआ आगे पढ़ के। द कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू रियलाइज एट द टाइम ऑफ सेल बीइंग रुपीज दिस एंड दैट रिस्पेक्टिवली फॉर हाउ मेनी ईयर द मशीन वाज पुट टू यूज। ठीक है अनुषा, आप बताओगे आगे दो चीजें, 23,240 और 9,000 क्या क्या है ये? बोलो अनुषा, जल्दी बोलो, चैप्टर खत्म है। सर एक कॉस्ट वैल्यू और 9,000 स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू को हम फॉर्मुलों में क्या क्या नाम दें और कौन सा फॉर्मुले में दें? क्या क्या नाम दे बोल दो, फॉर्मुला हम बोल देंगे। जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी, और आराम से, बहुत आराम से, जल्दी नहीं। ठीक है, अब रुक जाओ, आप होल्ड कर जाओ। आप ऐसे समझो, मैंने कहा था जब भी आपको कोई दिक्कत हो ना, आप टाइमलाइन की हेल्प या तो माइंड में ले लो बना के उसे, या पेपर पे बना लो। सर जीरो टाइम, ठीक है, और ये एन ईयर मान लो। ठीक है, जीरो टाइम पर भी जब मशीन खरीदी, तो जीरो टाइम पर भी जितनी कॉस्ट है उतने की खरीदी होगी, 23,240 ही उसकी कॉस्ट है। वो हर साल डेप्रिशिएट होती जा रही है, 10-10% ओरिजिनल वैल्यू पे कंपाउंडेड, और डेप्रिशिएट होते होते कुछ लाइफ तो टाइम है। अच्छा, मशीन वाला क्वेश्चन ऐसे ही सोचे जाता है, और यही लैंग्वेज है, इसमें और कोई पंगे ले नहीं सकता वो। ये मैक्सिमम पंगा हो गया था कि थोड़ा लैंग्वेज में आपको घुमा दे तो घुमा दे। सर जीरो टाइम पे इतने की खरीदी होगी, कॉस्ट पे तो खरीदूंगा मैं। और जो डेप्रिशिएट होते होते मान लो मैंने 10 साल यूज की, तो 10 साल बाद उसकी डेप्रिशिएट होने के बाद कोई आखिरी कीमत बची होती है, मान लो जीरो हुआ ही नहीं वो डेप्रिशिएशन लगा लगा के, तो ये स्क्रैप वैल्यू है, मैं 10 साल बाद बेच दूंगा, नहीं लाऊंगा। ये आगे और घुमाएगा, इस चीज को और बेटर करेगा, इसलिए इन शब्दों को समझो। ठीक है, तो सर 10 साल बाद वो मेरे लिए, मान लो मेरी बुक में, मेरे अकाउंट्स में 9,000 की बची हुई है, लेकिन अब मैं रख ही नहीं रहा मशीन को, मैं स्क्रैप कर दूंगा, मतलब बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। तो ये 9,000 की बची, आप 9,000 में बेच दो यार, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू। ये बीच में टाइम गया, रेट है वो परसेंट माइनस वाला सॉरी जो भी है, क्योंकि डेप्रिशिएट से घट रही है। तो देखो ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये पकड़ो आप, कंपाउंडेड घट रही है। 100% बच्चे की प्रॉब्लम है ये, एक की प्रॉब्लम नहीं है। गड़बड़ बस मैं शुरू से जब तक कह रहा हूं, ऐसी कोई होनी है अगर होनी है। ठीक है भैया, सर ये प्रिंसिपल वैल्यू है सर, डेप्रिशिएट होने के बाद वो 9,000 की हमने बेच दी, ये आफ्टर टी टाइम उसकी फ्यूचर वैल्यू है। कंपाउंडेड कंसेप्ट है, एन्युटी का कोई कंसेप्ट नहीं है सर ये। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यानी अमाउंट का फॉर्मूला, जब पैसा आर रेट से बढ़ता है तब तो हम ये लेते हैं, और जब मशीन आर रेट से जिसका आई फिगर हम लिखते हैं, ठीक है, तब वो घटता है तो वो बीच में माइनस लिख देते हैं। और ये घटकर 9,000 की हो चुकी है, अमाउंट है 9,000, ध्यान देना, डिक्रीज हो रहा है। प्रिंसिपल है 23,240। आपको पूरे चैप्टर में ना गिनती के 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे ऐसे से लैंग्वेज वाले, उनको एक स्टार मार्क दे देना बस, कि बस ध्यान देना हाँ भाई ये थोड़े से खास थे, इनको देख लेना, बाकी आपकी एक नॉर्मल प्रैक्टिस भी इस चैप्टर में कुछ गड़बड़ आपसे किसी से भी नहीं कराएगी। 1 माइनस सर रेट, रेट 10% साल का, और एनुअली डेप्रिशिएट कर रहे हैं उसने कहा भी है, तो हाफ ईयरली क्वार्टरली जैसी तो कोई बात है नहीं, और उसका आई फैक्टर बना लोगे 0.10 यानी 0.1 ही लिख दोगे, और कितने साल में ऐसा हो जाएगा तो वो एन रख लेते हैं, एन आ जाएगा भी। बोलो कंफ्यूजन किसी को भी? ठीक है भैया, और अब आप इसे डिवाइड ही करोगे। ठीक है भैया, तो 9,000
डिवाइडेड बाय 23,240, ये आ गया मेरे पास बच्चों 0.38726, ऐसा मान लो 4-5 डिजिट लिख दिए। उधर ये 1 माइनस 0.1, ये तो इधर शिफ्ट कर दिया था हमने, ये 0.9 की पावर n आ गया। अब 0.9 पे कैलकुलेटर वो मल्टीप्लाई वाला बटन उतनी बारी दबाना है कि जब तक हम इसके नजदीक ना पहुंच जाए। तो 0.9 इंटू करा इज इक्वल टू, यानी 2 बारी हो गया 3 4 5 6, 6 बारी क्या 0.53 पहुंच गया हूँ, 7 8 9, 9 टाइम्स किया था और मेरे पास ये आया कैलकुलेटर पे 0.38742204, ऐसा कुछ आया है। देखो लगभग लगभग काफी डिजिट मैच कर गए हैं। ठीक है भैया, तो लगभग लगभग आंसर आ गया हमारा 9, यानी n आ गया 9। यानी वो लाइफ टाइम पूछ रहा है हमारे लिए कि हमने कितना लाइफ यूज किया, उसे 9 साल यूज किया। ठीक है भैया, तो कितना यूज हुआ 9 ईयर। सी पार्ट, बोलो दिक्कत किसी को भी हो। अब ये मशीन वाले सेम लेवल के क्वेश्चन ले रहा है, ध्यान देना। ठीक है जी, नाइन्थ मशीन जिसकी वर्थ कॉस्ट कीमत 490,740 है, 0 टाइम पर जब भी खरीदोगे ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है भैया, डेप्रीशिएट हो रही है 15% पर एनम रेट से, पर एनम नहीं बोला तो रेट तो साल का ही होगा, कम हो रही है, माइनस होने का रेट है, हर साल की ओपनिंग वैल्यू पे होती है, मतलब कंपाउंडेड कंसेप्ट है डेप्रीशिएट होने का, एप्रीशिएट का नहीं। कब इसकी वैल्यू रिड्यूस होते होते 2 लाख कितने साल बाद हो जाएगी, ये फ्यूचर वैल्यू हो गई, इसकी अमाउंट हो गया। एन्युटी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, टाइम पीरियड के शुरू में एक कीमत है, एंड में दूसरी कीमत और घटने वाला कंसेप्ट है। तो अमाउंट फ्यूचर वैल्यू एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला आप सब जानते हो, P इंटू 1 माइनस, प्लस मत लिख देना जल्दबाजी में, क्योंकि हाथ वही चलते हैं, मेरा भी वही चलने जा रहा था इसलिए मैंने आपको भी टोका। प्लस मत लिख देना, डेप्रीशिएट हो रहा है इसलिए ऊपर पहले ही डेप्रीशिएट के वक्त माइनस कर ही देते हैं, हम दिखता रहे। ठीक है भैया, की पावर है सर, फ्यूचर वैल्यू 490,740 है, प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख है, और 1 माइनस रेट सर वहां 15% था, एनुअल कैलकुलेशन है 0.15 हो गया आई फैक्टर उसका। ठीक है, और 490 अपन 2 लाख कर लो आप पहले भैया। हाँ जी, अमाउंट 2 लाख नहीं आएगा? 2 लाख नहीं आएगा, कहाँ पे करूं 2 लाख, यहाँ पे अमाउंट, हाँ अमाउंट में 2 लाख कर दूं, उल्टा कर दिया। सही कह रहा है भाई मेरे, और जब तुमने कहा भी ना तब भी मैं ऐसे सोच रहा हूँ जैसे कि तुम गलत कह रहे हो, मैं कहा मैं समझाता हूँ इसे अभी क्या गलत बात कर रहा है, जबकि करी मैंने ही गलत है। ठीक है, हाँ जी, फ्यूचर वैल्यू में कह चुका था, उल्टा पुल्टा लो जी, ये भी एक गलती है सीखने वाली कि जितनी मर्जी बढ़िया बातें हो उल्टा लिख भी सकता है कोई, ये भी हो सकता है। ठीक है भैया, डिवाइडेड बाय 4,90,740। ठीक है, ये आ गया हमारा 0.407547, ऐसा कुछ 4-5 डिजिट लिख लिए। ठीक है, और इधर 0.85 दिख ही रहा आपको, 0.85 पर मल्टीप्लाई कर लो, ये सेम आ जाएगा आपका 0.85। पहले करो मेरे से, आगे बढ़ के करो भैया। 5 बारी क्या है, 0.44 पे पहुंचा हूँ 5 बारी में, 5 बारी में 0.44 पे पहुंचा हूँ, और 6 बारी में 0.37 पे, अप्रोक्सीमेट 2 डिजिट दिए हैं। ये उसके बीच की बात है, यानी 5 से थोड़ा सा ज्यादा है, 5 साल कुछ महीने होना चाहिए, यानी एन वो डी ऑप्शन मैच हो गई आपकी, 5 साल 7 महीना। ठीक है भैया, दिक्कत है तो बोलना, कई बार आप कैलकुलेटर पे भी उलझ जाते हो, बात खास होती नहीं है लेकिन उलझ जाते हो तो पूछ लिया करो। किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट आ जाओ, 10th मशीन जिसकी वर्थ 49740 है, ध्यान से एक बार ही सुन लेना, रुक के सुन लो भाई। 490,740 वर्थ कीमत कॉस्ट है ओरिजिनल टाइम पर, 0 टाइम पर, डेप्रीशिएट हो रही है 15% पर एनम से, ऐसा सा लग रहा है पिछला जैसा ही है, लेकिन बात चीजें चेंज होंगी।
अब देखो, अब बदल पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल लिया। बोलते हैं कितने टाइम बाद इसकी वैल्यू रिड्यूस कर जाएगी 90%। बाय और टू बहुत अच्छे से समझते होंगे आप, अकाउंट से खूब पढ़ते हो। ठीक है, इसको छोड़ो एक बारी। मशीनरी मान लो 1 लाख की बैलेंस शीट में लिखी है, उसने बोला मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, बाय 90%, चलो 90% कम हो गई तो 1 लाख का 90%, 90,000 कम होगी, 10,000 रहेगी, है ऐसे होता है ना। और मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड अप टू 90%, नॉट बाय 90%, 90% तक कम हुई है। तो 1 लाख का 90%, 90,000 होता है, 90,000 तक हुई है, यानी कम 10,000 हुई है। बाय और टू का आप हमेशा ध्यान देते हो। मशीनरी इज रिड्यूस बाय 90%, सर पूरा 90% कम हो गई, तो भैया यहाँ फ्यूचर में वो जो भी टाइम रहा होगा एन ईयर बाद कितने की रह गई सर, 90% कम हो गई, रिड्यूस बाय 90%, 10% रह गई। तो भाई 10% निकाल के लिख ले। अब निकाल के लिख लो वैसे तो, क्योंकि 10% आसान था, एक जीरो ही कम करनी है तुमने। लेकिन कल को कह दे 85% कम हो गई, तो 15% निकालने में, कैलकुलेटर है वैसे तो तुम्हारे हाथ में, तो टाइम तो लग ही जाएगा तुम्हें। तो एक बारी मैं एक ट्रिक बोल देता हूँ कि जिसमें हमें कैलकुलेटर भी ना चलाना पड़े, तो हम क्यों चलाए भाई। ठीक है, तुम एक बारी उसने ये बोला भैया ये मान लो 90% कम हो गई, यानी 10% रह गई, तो ओरिजिनल का 10% रह गई ना, आप ऐसे लिखो इसे। 10% आसान फिगर है। ठीक है भैया, तो मैं ही कह रहा हूं आप ऐसे लिखो, और बल्कि ना आप ऐसे लिखो, देखो फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला, पी इंटू 1 माइनस डेप्रिशिएट हो रहा है, ध्यान देना। तो फ्यूचर वैल्यू ओरिजिनल का 10% है ना, नहीं तो बार बार कैलकुलेशन करोगे, चाहे कैलकुलेटर पे भी करोगे, टाइम खराब करोगे। फ्यूचर का 10%, प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी फ्यूचर वैल्यू 490,740 का 10% है ना, 90% रिड्यूस हो गई, 10% रह गई, ये है फ्यूचर वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ये है। तो इसमें एक तो ये नंबर वैसे ही कट जाएगा, ये 0.10 सारी कैलकुलेशन कर रहा मैं। अब तू कहे 85% कम हो गई, 85% कम हो गई, यानी 15% बची हुई है, तो इसका 15% ही लिखूंगा मैं, इस फिगर का 15%, यहाँ सेम फिगर, फिगर कट गई, 15/100.15। इसमें कहीं किसी चीज की जरूरत ही नहीं ना फिर आपको। ठीक है, छोटा मूवमेंट कह रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो बोलना जरूर। 1 माइनस रेट 15%, आई हो गया 0.15 की पावर एन, बोलो दिक्कत। और ये तो पूरा नंबर ऐसे ही गया भैया, ये 0.1 आ गया आपका, ये 0.85 आ गया। अब आप कैलकुलेटर यूज करो, 0.85 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करें कि 0.1 आ जाए। और आपको पता है 0 से 1 के बीच के नंबर बार बार मल्टीप्लाई करने पे छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते, ध्यान देना। मैंने कोई यहाँ 10 बारी किया है तो 0.19 आया है। ठीक है भैया, 15 बारी किया है तो 0.10, 14 बारी, सॉरी 14, 15 तो कैलकुलेटर पे दिख रहा है, 14 बारी में 0.102 दिख रहा है, तो 10 ही चाहिए था। ठीक है भैया, लगभग लगभग। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, अच्छा 0.102 है, 0.10 उससे भी छोटा हुआ, 0.10 मतलब ये होता है, उससे भी छोटा हुआ, एक बार ऐसे भी सोचना। और अभी पावर बढ़ाने से छोटा होगा, तो 14 बारी में 14 टाइम में वो ये था, यानी 14 से थोड़ी सी ज्यादा बारी में आंसर आएगा, थोड़ी सी ज्यादा बारी में, यानी 14 साल कुछ महीने। ठीक है, 14 ईयर 2 मंथ आ गया, डी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। इलेवेंथ, Alibaba borrow rupees 6 lakh housing loan, 6% payable, repayable in 20 annual installment commencing at the end of first year। ठीक है, देख लो जी, उसने बोला 6 लाख बोरो किया, प्रेजेंट में बोरो किया, 0 टाइम पे किया। ठीक है भैया, 6 लाख प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी हो गई, 6% रेट के साथ, क्राइटेरिया नहीं दिया तो पर एनम होगा, टाइम का जो क्राइटेरिया नहीं दिया। इंटरेस्ट पेबल है, 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, और हर पेमेंट पहले पीरियड के साथ एंड में, दूसरे पीरियड के एंड में ऐसे होगी, हर पीरियड के एंड में होगी। पहली पेमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में शुरू हो रही है, यानी सारी पेमेंट हर पीरियड के एंड में है, यानी ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। सर एन्युटी क्यों बोल दिया, एंड में होने से ऑर्डिनरी और एन्युटी हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं ना भैया 6 लाख को 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, एक एक साल की इंस्टॉलमेंट है, टाइम स्पेंड सेम है, अमाउंट ऑफ पेमेंट सेम है हर बारी, एन्युटी है। 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है 6 लाख को इस रेट से, वो बोलता है
एनुअल पेमेंट बता दो, वो एन्युटी बतानी है आपको। तो आपको भी पता है ऐसी ऐसी ये 20 एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल दिया हुआ है ऑर्डिनरी एन्युटी की, और ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ए इंटू जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला हमने यूज किया हो तो यही वाला किया है। ठीक है, सभी चीजें पता है, आप यहाँ पर ए निकाल लो स्मॉल ए। तो ये आपका आ गया 6 लाख, जिसका मेरे से पहले हो जाए 100 दे देना। ए 1 प्लस आए यानी 1.06 की पावर 20 पेमेंट थी, -1 अपॉन 0.06 इंटू 1.06 की पावर 20। इस बारी मैं कैलकुलेटर नहीं चला रहा हूँ, आप चलाओ भाई। 6 बच्चे तो कर गए, आप कल से 2-3 क्लास से चल रहा है काम, जरा फटाफट कर दो। कोई आंसर बोल दो जो कर गया हो तो। ए की वैल्यू कौन सा पार्ट आया वो बता दो। सी पार्ट 5-2 सी आया है, देख लो बाकी बच्चे भी जिन्होंने निकाला हो तो। मतलब किताब से मैच बाद में कर लेना और किताब वाला मत बोलना। तुम्हारा इसके आसपास आ गया ना 310 रुपए कुछ पैसे, 309 रुपए कुछ पैसे। किसी से नहीं हो रहा तो बोल देना, फिर मैं अभी शुरू करूं भैया, और जो पूछना हो तो फिर बोलो। जल्दी करो। उसमें क्या था, पहले ये सॉल्व करना था, वो मेमोरी में डालना था, फिर इन सबकी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मेमोरी बोले। ठीक है, सी आ गया, हटा दें। 12th A sinking fund is created, बहुत ध्यान से सुनना आप जरा, सभी ध्यान लगाना। हाँ जी। A sinking fund is created for redeeming debenture worth ₹5 lakh at the end of 25 year। एक मिनट, कुछ चीजें ना जनरल पता होनी चाहिए, तो लैंग्वेज से वैसे ही आइडिया आ जाता है। ठीक है भैया, फंड भी 2 तरीके होते हैं। फंड तो कोई मतलब रिजर्व ही है ना, आपने पहले क्रिएट करके रखा है 0 टाइम पे, और बाद में आपको रिटर्न चाह रहे हो कि भाई आज कहीं जमा कर दें और उस पर हमें एक फिक्स रिटर्न मिलती रहे, ये भी फंड ही है। एक आपको पता है 20 साल बाद एक खर्चा आना है, मेरी मशीनरी है पुरानी है 20 साल में खत्म हो जाएगी, तो 20 साल बाद मेरे को नई मशीनरी खरीदनी होगी, उस वक्त मेरे को उतना पैसे की जरूरत होगी, तो उसके लिए मैं आज प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन शुरू कर देता हूँ, पैसा अलग करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, और 20 साल बाद कितना चाहिए, वो 20 साल बाद जितना चाहिए उसके लिए आज पैसे इकट्ठा करते जा रहा हूँ। ठीक है, कितना फंड चाहिए उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू है वो 20 साल बाद की, मान लो 10 लाख चाहिए है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना। A sinking fund is created for redeeming debenture। अब अकाउंटेंसी में आपने 12th में और अभी भी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ाई होगा, तो आपको अच्छे से आइडिया, डिवेंचर आज इशू होंगे, 10 साल 20 साल 25 साल बाद रिडीम पेमेंट करनी होगी, थोड़ा अकाउंटिंग कंसेप्ट भी ले लेना साथ में। तो बोलता है उसके लिए एक फंड हम क्रिएट कर रहे हैं, कर आज से रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, एक बार डिवेंचर की रिडीम जो करनी है हमने 5 लाख की, आज करनी है क्या? नहीं सर, 25 साल बाद करनी है। तो पहली बात तो ये सोच, फंड तूने कब क्रिएट किया वो छोड़, ये 0 टाइम है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। ये 25 साल हो गए, 25 साल के एंड पॉइंट पर तुम्हें 5 लाख के डिवेंचर रिडीम करने, इतने की पेमेंट करनी है, उसके लिए तुम पैसा जोड़ना शुरू कर रहे हो, तो जिस डेट जोड़ना शुरू करोगे वही फंड क्रिएशन शुरू हो गई। और तुम्हें पता है हर साल के एंड में नॉर्मली प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल लेते हैं, DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, खैर वो तो रूल बहुत सारे और अलग अलग है। ठीक है भैया, अब बोलता है हाउ मच प्रोविजन नीड टू मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर प्रोवाइडेड फॉर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कैन अर्न इंटरेस्ट 4%। बोलता है हर साल के एंड में निकालोगे आप कुछ पैसा, हर साल के एंड में, और इतना इतना निकालते रहोगे हर साल के एंड में। ठीक है भैया, प्रॉफिट से ईच ईयर निकालते रहेंगे, कुछ कहानी यानी सेम ही निकालेंगे, और डिपॉजिट करते रहेंगे, उस पर 4% इंटरेस्ट से वो बढ़ता भी रहेगा, कि बढ़ते बढ़ते 25 साल के एंड में वो 5 लाख हो जाए, वो जो जरूरत है वो हमारी पूरी हो जाए। तो यानी फ्यूचर वैल्यू है इतना सारा, इसलिए बोल रहा हूँ सर, फील आना चाहिए ना, चैप्टर पढ़े हुए हैं जब उनके मीनिंग पता है तभी आएगा। ठीक है भैया, यानी ये फ्यूचर वैल्यू है भैया 25 एन्युटी की, कि 25 एन्युटी में इतना पैसा जोड़ देना कि उन सबकी फ्यूचर वैल्यू 5 लाख हो जाए। तो कितनी एन्युटी ये पूछ रहा है, और हर साल के एंड में करना है भैया। प्रॉफिट ऑब्वियस, जिस साल डिसीजन लोगे उस साल के एंड में P&L में प्रॉफिट आएगा, वहीं से तो आप रिजर्व क्रिएट करोगे। ठीक है भैया, खैर ऑर्डिनरी एन्युटी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी हमें दी हुई है 5 लाख, और उसका फॉर्मूला होता है A × किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, अब ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू है 5 लाख, एन्युटी निकालनी है हमें,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था, हाफ ईयरली क्वार्टरली की बात है नहीं, यानी ये 1.04 हो ही जाएगा। ठीक है भैया, 25 साल में होना चाहिए वो फ्यूचर वैल्यू, तो n 25 हो गया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अपॉन i 0.04। ये वाला सॉल्व करके मेमोरी में डालो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय मेमोरी करो, ये आ जाएगा। फटाफट से करना जरा। तो हमने करा 1.04 इंटू, तो 25 बारी करके आ गया 2.665 माइनस 1.665 मेमोरी। ठीक है भैया, 5 लाख इंटू 0.04 20,000 आ गया डिवाइडेड बाय मेमोरी। ये लगभग आ गया 12,005 रुपया 98 पैसे, ऐसा कुछ। ठीक है भैया, अब देखो 12,005 रुपया 98 पैसे तो 12,006 रुपीज ही हो गया अप्रोक्सीमेट में। तो ए पार्ट आंसर हो गया। बोलो दिक्कत बोलो। 8 बच्चे कर गए, किसी को भी दिक्कत है बोलना जरूर। कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर चलाना, फॉर्मूला याद होना, फॉर्मूला याद होना थोड़ा सा जरूरी बात है, लेकिन ये बाकी चीजें क्वेश्चन होना नहीं है भैया। वो थ्योरी पकड़नी है, क्या दिया है क्या निकालना है। नेक्स्ट आ जाओ। और अगर आप इतना ही कॉन्फिडेंट हो रहे हो, जो होना भी चाहिए, मेहनत कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस आता भी है, जरूरी भी होता है, तो अगला वाला करके देख लो, तेरे को गायब हो जाएगा आधे बच्चों का कॉन्फिडेंस। आधों का क्या, लगभग सबका गायब हो जाएगा। पहले डिसीजन ले लो, जिसको लगता है उसने निकाल लिया या निकाल लेगा वो हैंड रेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 13। कुछ बताना नहीं है, हर चीज खत्म है। डिसीजन लो, डायग्नोज करो अपनी लर्निंग को। अभी भी कैसे फंस सकते हो आप। मैं एक बार सभी स्टूडेंट्स के हैंड डाउन कर देता हूँ, जिनको निकाला है, जिन्होंने आंसर मैच किया, सिर्फ वही हैंड रेज करना और कोई मत करना। साथ रहना। अभी 1 मिनट रुक जाओ आप, और टाइम नहीं ले सकते। चेक कर लो। मशीनरी जिसकी कॉस्ट 5,20,000 है, एस्टिमेट लाइफ 25 साल है। ठीक है भैया, तो भाई 5,20,000 कॉस्ट, तो ऐसे लगता है जैसे आज खरीदो तो 5,20,000 की मिल जाएगी, जो अभी एकदम से 4 शब्दों में क्लियर हुआ। तो ऐसे लगा हमें कि प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन बदलेगा। देखो, बोलता है इस मशीनरी को खरीदने के लिए एक सिंकिंग फंड क्रिएट करना है, इसको रिप्लेस करने के लिए। तो एक बात सोचो, रिप्लेस आज होगी क्या? नहीं, आज नहीं होगी सर, जब ये पुरानी वाली खत्म हो जाएगी, 25 साल लाइफ थी इसकी, उस वक्त होगी। तो 25 साल बाद ये 5,20 की मिलेगी, आज है ये 5,20 की, 25 साल बाद तो भैया मशीन की कीमत वैसे ही बढ़ जानी चाहिए, सब बताएगा वो। ये आज वाला उसने दे दिया, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन घुमाना चाह रहा है। देखो लैंग्वेज बता रही है आपको। बोलते 25 साल बाद ना इस 5,20 को जो आज खरीद सकते थे, रिप्लेस करना है हमने। उसके लिए हम एक सिंकिंग फंड बनाएंगे, पैसे इकट्ठा करना शुरू करेंगे। लेकिन जब ये 25 साल बाद मिलेगी ना हमें, तो कितने की मिलेगी? जितने की आज थी उससे 25% हायर रेट पे मिलेगी। तो ऑब्वियस बात है, अगर आप ये 25 साल तक कोई फंड क्रिएट करते जा रहे हो हर साल के एंड में, ठीक है भैया, 0 टाइम हुआ, सॉरी, 25 साल तक, तो यहाँ पर जो मशीनरी खरीदनी है उसके लिए पैसा इकट्ठा होगा ना, यहाँ जितने में मिले मेरे को। और ठीक है, आज वैसे तो ये 5,20 की थी, लेकिन आज तो खरीदनी नहीं, आज तो पहले से पड़ी अपने पास, कल को रिप्लेस करनी है। और कितने रेट पे सर? आज 5,20 की मिलती थी, खरीदी हुई थी, उससे 25% ज्यादा में मिलेगी। ठीक है भैया, तो यहाँ 5,20,000 का 25% और जोड़ लो, या इसका 125% कर लो, ऐसे समझो जरा। 5,20,000 तो में तो ओरिजिनल मिलती वो आज, 25% बढ़ जानी है, तो या तो 5,20,000 कैलकुलेटर में लिखो, प्लस 25% कर लो, प्लस 25% कर लो, और इक्वल दबा लो। ठीक है भैया, तो आपके पास 25% जोड़ के कीमत आ जाएगी कल को कितने की मिली। या इसका 25% निकाल के ऐड कर लो, या इसी का 125% कर लो। ये 100% है, 25% बढ़ के 125% हो गई, इसका सीधा 125% कर लो, यानी 520 इंटू 125%। तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। 5,20,000 की तो आज थी, लेकिन आज तो हमारे पास पहले से हमने खरीदनी भी नहीं, कल को खरीदनी है 25% ज्यादा में, तो 5,20,000 इंटू 125% कर दिया मैंने, मेरे पास 6,50,000 आ गया भाई। अभी अभी इतना ही क्लियर है, लेकिन ये बात ऐसे भी नहीं है, ध्यान देना। मेरे को अभी इतनी लाइन से क्लियर था भाई, कल को 6,50 की मिलनी है, यानी फंड हमें 6,50 का खड़ा करना है। लेकिन फिर आगे बोलता है जो पुरानी वाली चल रही है ना, उसकी स्क्रैप वैल्यू 25,000 है। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, घर में तुम्हारे पास एक मिक्सी है मान लो, वैसे तो हमें बिजनेस के कंटेक्स्ट में सोचना चाहिए, मशीनरी है, ऑब्वियस है 6,500 की मिलनी है 25 साल बाद, लेकिन पुरानी वाली बेचेंगे तो 25,000 उसका भी तो मिल रहा है, तो फिर 6,500 थोड़ी चाहिए,
25 साल में जो पुराना स्क्रैप बेचा 25,000 वो माइनस करो, वो किसे चाहिए, वो तो हमें उस स्क्रैप से मिल जाएगा। बाकी 6-25 हम नई मशीनरी के लिए इकट्ठा करना चाहेंगे, यही होगा ना। तो पहली बात आज 5-20 की थी, कंटेक्स नहीं है, ये मशीनरी पहले से कल को खरीदनी है 25% ज्यादा में, 520 प्लस 25%, 650 में खरीदनी है, लेकिन उस वक्त स्क्रैप से 25,000 मिल जाएगा, यानी 650 भी इकट्ठा नहीं करना हमने, एक्चुअली 6,25,000 हमें इन 25 सालों में सिंकिंग फंड में क्रिएट कर देना है। और वो उसने वो कहा है भैया हर साल के एंड में क्रिएट कर रहे हो, ऑर्डिनरी एनईटी है, या हर साल बोला है तो कुछ नहीं कहा एंड में ही कर रहे हैं, ऑर्डिनरी एनईटी है, बराबर बराबर पैसा डालना है, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट से जुड़ते जुड़ते वो 6-25 हो जाए, ठीक है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो गया ये, वो पता है हमें ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू एन्युटी निकालनी है, कंफ्यूजन है तो बोलना, सिर्फ ये जजमेंट की कीमत है, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर रहे हो कितनी देर से, ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। अब ये आ गया हमारे पास एन्युटी आ गई हमारे पास, सॉरी निकालनी है वो, तो फ्यूचर वैल्यू है 6,25,000, वो क्रिएट करना है हमने फंड में, आई फैक्टर था 3.5 यानी कि परसेंट था 1.035 हो जाएगा, 25 बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, कंफ्यूजन है तो बोल लेना, डिवाइडेड बाय आई 0.035 हो गया। पहले इसको सॉल्व कर लो क्योंकि डिनोमिनेटर जाने वाला है, मेमोरी में डाल लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई को मेमोरी से डिवाइड कर दो फटाफट से। 3 बच्चे करें, जितेश, पढ़ने और यश, 1.035 इंटू, ठीक है भैया, ये हमने 25 बारी मल्टीप्लाई कर लिया, 26 हो गया, दोबारा करते हैं, -2.363 कुछ आ गया, -1 1.363 कुछ आ गया, और उधर 6,25,000 इंटू 0.035 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल 16,046 रुपया, 16,046 रुपीज 27 पैसा, ठीक है भैया, ऐसा कुछ आया है। तो ये भैया 16,046 मतलब 16,050 अप्रोक्सीमेट आ गया सी पार्ट, दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट 14, जल्दी करिए, जिनका रहता है, कोई भी दिक्कत है बोलिए। नेक्स्ट, अब लैंग्वेज देखो, इनमें सीधी सीधी बातें नहीं बताइए, आपको प्रेजेंट फ्यूचर ऑर्डिनरी सब सोचना पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी सारी, ध्यान देना। राजा एज 40 विशेस हिज वाइफ रानी टू हैव ₹40 लाख एट हिज डेथ, ठीक है भैया, मतलब अपनी डेथ खुद ही प्लान कर रहा है। वो कह रहा है भैया 40 की उम्र में सोच रहा है कि उसकी वाइफ को जब उसकी डेथ हो, आज आज कोई 40 साल उम्र का है ये हस्बैंड, 40 ईयर प्रेजेंट में एज है उसकी, बोलता है जब भी डेथ होएगी उस वक्त उसकी वाइफ को 40 लाख मिल जाए, ठीक है भैया, और बोलता है उसकी लाइफ वो एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 30 साल और जिएगा वो, आज 40 साल का है तो इसे जीरो टाइम ही मान ले, ठीक है, अगले 30 साल तक वो अपनी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा है, और जब उसकी डेथ होगी 30 साल लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा है, 30 साल बाद डेथ हो जाएगी, उस वक्त उसकी वाइफ को 40 लाख उस वक्त मिल जाए, यानी ये 30 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू चाहिए उसे 40 लाख, ये ध्यान देना। तो उसके लिए वो आज से कोई कोई इन्वेस्टमेंट, कोई सेविंग करना चाह रहा है, एनुअल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% चल रहा है एनुअल, तो आई फैक्टर 0.03 हो गया, उससे इसकी जो पेमेंट होगी वो बढ़ती भी रहेगी, इन्वेस्टमेंट हर साल कितना इन्वेस्ट कर दे, सेम अमाउंट, कुछ नहीं कहा तो सेम अमाउंट, कहा भी वैसे इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, कितना कितना इन्वेस्ट कर दे कि फ्यूचर में वो 40 लाख 30 साल बाद उसे मिल जाए। सर ऑर्डिनरी एन्युटी है, ठीक है भैया, ऑर्डिनरी एन्युटी है, चेक कर लेना भैया, ऑर्डिनरी है, सभी बच्चे भैया कितने तो कर चुके हो बता दो ना, 4 बच्चे, जितेश, पढ़े, मयूरी, यश, जवाब दो, ऑर्डिनरी है। क्या हुआ, आप तो आंसर निकाल गए यार, अब मुझे नहीं पता बुक में कोई करेक्शन ना हमें बनानी पड़ जाए, लेकिन देखो क्या रहा है, 40 साल की उम्र पे उसने सोचा 40 लाख चाहिए, उसकी यहाँ सोचा जीरो, 40 साल का जिस दिन हुआ जीरो टाइम है वो,
41 का नहीं है, 1 साल बाद नहीं है, 40 का। और वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स करेगा सेव। कब करेगा? कब करेगा? कमेंसिंग नाउ। जिस दिन सोचा उसी दिन से करेगा, जिस दिन सोचा उसी दिन से करेगा। अब ये मे भी मेरे को मतलब लैंग्वेज तो यही कह रही है, ये ऑर्डिनरी एन्युटी नहीं है भैया। ठीक है, जिस दिन उसने सोचा उसी दिन से उसी दिन से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा। ये ड्यू एन्युटी है जिसकी फ्यूचर में आपको 40 लाख कीमत चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो अब वो कह रहा है भैया बता दो, तो लो ड्यू एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला डालो। गड़बड़ हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो पढ़ने बोलो कौन सा फॉर्मूला डाला? ड्यू, ऑर्डिनरी? सर ऑर्डिनरी का डाला था गलत। ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी होनी चाहिए, ड्यू होनी चाहिए, वो बता दो आप अपनी समझ से, मेरे कहने से नहीं। सर मैंने वैसे ऑर्डिनरी का डाला, आंसर तो सही आ गया, पर अब वो ड्यू तो लग मैं रहा कह है। ही रहा हूँ यार, किताब में गड़बड़ होनी ही ड्यू चाहिए, लग तो रहा हमें है। भी मालूम है। ठीक है, लेकिन लिखा क्या है उस पे जाना भाई, तू पेपर में तो घोटाला हो हाँ ये जाएगा। सर ड्यू लग रहा है। ड्यू लग रहा है, नहीं ड्यू बोल रहा है आज से करा। अरे जिस दिन 40 साल का हुआ, अब 40 साल का तो जीरो टाइम है ना, 41 का तो 1 साल बाद होगा ना, जीरो टाइम से करा तो है तो ऑर्डिनरी। ठीक है भैया, सॉरी है तो ड्यू। ठीक है, लेकिन पक्की बात है वो किताब वाले से घोटाला हो गया ये। ठीक है, या तो मैं यहाँ करेक्शन करा दूं क्योंकि बच्चा ऑप्शन भी मैच कर चुका है, करा दूं करेक्शन भैया? 9 नहीं आएगा, आना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार ड्यू अगर मान लो तुमने यहाँ तो 9 लिख दिया और हम यहाँ शुरू से पेमेंट करने शुरू कर दें, तो आखिरी पेमेंट के शुरू में देगा और उसके 1 साल बाद बोलेगा ला भाई 40 लाख। लगी नहीं ना बात बढ़िया वाली? ठीक है भैया, तो इसे कर दो कमेंसिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड, ऐसे कर दो, करेक्शन कर दो इसकी। ठीक है, ऑर्डिनरी ही बना दो, होना वही चाहिए, कमेंसिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट पीरियड, ऐसे कह दो वहाँ। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, नॉट ड्यू एन्युटी, होना नहीं चाहिए वो। ठीक है, क्योंकि बेकार में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और बाद में तो पेपर तो बहुत बैलेंस बनते हैं किताब में, फिर एक आधी कहीं समस्या हो सकती है। तो पेपर तो बहुत क्रॉस चेक होके आते हैं, तो ठीक ही आएंगे। ठीक है भैया, ये हो गया। और फ्यूचर वैल्यू तुम्हें पता है 40 लाख है। ठीक है, एन्युटी तुम्हें चाहिए 1 रेट था 0.03 आई फैक्टर उसका, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट थी हमारे पास कोई 30 -1/0.03। अब निकाल लो आंसर फटाफट, अब हैंड रेज कर दो। तकलीफ में मत आना, किताब बहुत कम जगह, मैं कह रहा हूँ सारों साल तो हर साल कोई किताब तो पढ़ते हो आप, बहुत ज्यादा करेक्शन भी होती है इसमें, तो बहुत ना के बराबर ही है, कहीं कहीं एक आधी मिलती है पूरे चैप्टर में। 1.03 इंटू 30 बारी मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, 2.427 आया भैया, -1 कर लिया, 1.427 आ गया, मेमोरी में डाल दिया। उधर वो 40 लाख, ढंग से कर लेना 40 लाख को। ठीक है, गिन लेना 6 जीरो आ जाएंगी 40 लाख में ना, कोमा से देख लेना। ठीक है, 40 लाख इंटू 0.03 इज इक्वल टू 1,20,000 आ गया, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, और ये मेरे पास 31,132 रुपये 24 पैसे आ गए लगभग लगभग। ठीक है, कहा मेरी कैलकुलेशन एरर है। चलो एक तो मैंने भी करनी थी पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब आप बताना भाई, किसी ने निकाला होगा क्या आया? 84,077.372,904। मतलब ए पार्ट है? नहीं कौन सा नहीं, पार्ट? कौन सा डी पार्ट है? पार्ट है, डी पार्ट है। डी पार्ट है, अच्छा। तो 1 मिनट, मैं अब दोबारा तो क्या करूं यार। ठीक है, कर दूं 1.03, क्या घोटाला करा। मैं सोच रहा था मेरी एक भी नहीं हुई, तो बढ़िया काम चल रहा है, आखिरी में हो गई 31। ₹84,070.03 ये आ गया। ठीक है, ठीक है भैया, डी पार्ट आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलना। 15th, फिर लैंग्वेज पे ध्यान लगाओ, अपना मन मना लो पहले कि क्या कह रहा है, क्या दिया है, क्या पूछा है, फॉर्मूला सही जज हो जाएगा तो क्वेश्चन तो निकल आएगा। ठीक है, जिसने करा वही हैंड रेज करना, फंस जाओगे इस बार आप फिर। मैं बोल देता हूँ क्यों टाइम लगाना है, नया चैप्टर शुरू करते हैं फटाफट से, टाइम भी कम बचा हुआ है। 15th
अच्छा, कल की क्लास का ध्यान दो सारे बच्चे, मैंने कहा था मंडे क्लास नहीं लिया करूंगा, मैं मंडे की जगह संडे लिया करूंगा। ठीक है, कल की क्लास थोड़ा मतलब 7 PM है, 7 बजे है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्लास मैं प्लान कैसे कर रहा हूँ सभी सुन लेना। ये आपका सीए का बैच है, प्लस एक एंट्रेंस का भी बैच मेरे पास चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा, हमें परमोटेशन करना है, करना उन्होंने भी परमोटेशन है, आप लोगों को भी वही करना है, उनको भी वही करना है। उनको थोड़ा हल्का करना होता है, आपको डेप्थ पे करना होता है, तो उनका ज्यादा हो जाएगा तो उनके लिए भी बढ़िया ही रहेगा। तो मैं ये सीए वाला ही यही इसी किताब से जैसे हम चीजें चला रहे हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, ये कराऊंगा, लेकिन इस सिटिंग पे वो ग्रुप भी होगा तो मैं थोड़ा टाइम ज्यादा दे पाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन अब उसमें 7 बजे क्लास शुरू करेंगे, 1 घंटे की तो फिक्स सही है कि 7 से 8 तो चलेगी ही चलेगी, बाकी 7 से 9 भी जा सकती है। ठीक है, वो मैं अभी नहीं कह सकता, वो कल जैसा मन बन जाएगा, जैसे समय की अवेलेबिलिटी होगी वो काम कर लेंगे। 7 से 8 मिनिमम है, 2 बैच क्लब होके मिलेंगे। ठीक है, चलेगा आपके अकॉर्डिंग, उनको हल्का करना होता है तो आपकी डेप्थ पे कर लेंगे, उनकी बढ़िया तैयारी और आपका काम पूरा ऐसे होएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक थोड़ी सी और दिक्कत है। ठीक है, वो दिक्कत क्या है मेरे को कि वहां मैं थोड़ा सा बेसिक करा गया हूँ भाई। परमोटेशन कॉम्बिनेशन एक बढ़िया टॉपिक है, 11th में भी तुम लोगों का आधा अधूरा हिला रहता था, तो अब ढंग से शुरू से करना पड़ेगा। तो वहां मैंने आपके हिसाब से सीए की डेप्थ वाला उनको आज थोड़ा सा आधा घंटा बोल दिया है, तो आपको आधा घंटा भी बोला नहीं है, तो मिलना आप लोगों को कल इकट्ठे है। ठीक है भैया, तो मेरे को वो जितना टाइम अभी मैं बोल लेता हूँ, भी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 15 मिनट ही बचे हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों की मीटिंग रख लूंगा। आप लोग पहले ऐड हो जाओगे, 20 मिनट तक मैं आपको करा दूंगा, फिर उनको मैं ऐड करा लूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात का। कोई दिक्कत है इसमें, कोई समस्या है, समझ में ना आया हो तो बता दो, तो तो टाइम हमें लिंक 7 मिल बजे ज्वाइन जाएगा। करना है। हाँ, दोबारा बोलना। हमें 7 बजे ज्वाइन करना है, उससे पहले थोड़ा। उससे जैसे लिंक पे जो टाइम लिखा आएगा, अगर 7 लिखा है तो 7 ज्वाइन करना। ठीक है, अगर 6:30 6:45 लिखा है तो उस टाइम पे ज्वाइन करना, लिंक पे एग्जैक्ट टाइम लिखा आएगा आपके पास। ठीक है, अब ध्यान दो। अपू रिटायर एट 60 ईयर रिसीविंग अ पेंशन, थोड़ा ध्यान देना भैया। 60 साल की उम्र में रिटायर हो गया। ठीक है, पेंशन समझो किसे कहते हैं, 1 मिनट रुक जाओ भैया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें नहीं पता होंगी ना, वैसे तो पता है, लेकिन अब कितना पता है और हर किसी को पता है कि नहीं पता, तो क्वेश्चन नहीं सोच पाओगे आप। भाई एट द एज ऑफ 60 कोई रिटायर हो गया, और चूंकि उसने कहीं 20-30 साल 40 साल काम किया है, तो कंपनी उसको बिना काम करते हुए भी आगे हर साल एनुअली मान लो आप अभी तो, या हर महीने या हर 6 महीने बाद कुछ देती रहती है। उतनी नहीं देती जितनी सैलरी पहले देती हो, लेकिन कुछ देती रहती है भाई, जब तक तू जिंदा रहेगा अब हम तेरा ख्याल रखेंगे। ये उसकी पेंशन है। मान लो एक बार ईयरली कंसेप्ट रखो, ईयरली मिलनी है। मान लो इस व्यक्ति ने आगे 13 साल तक जिंदा रहना है, थोड़ा इसी क्वेश्चन के नंबर ले लेते हैं, और मान लो अभी ये मत पढ़ना, हाफ ईयरली की बात छोड़ो, ईयरली मिल रही है उसको पेंशन। ठीक है, तो अब वो भी होता है, कई कंपनी तो डिसाइड भी करके रखती है भैया 100 साल तक थोड़ी दे देंगे हम, वो पहले कहते हैं 60 साल पे रिटायर हो गया, हम 70 तक देंगे, हम 80 तक देंगे, हम 15 साल दे देंगे आपको, ऐसे दे देंगे। वो जॉब की कंडीशन में लिखा होता है पहले से। ठीक है, अब मान लो किसी को 13 साल तक आगे पेंशन मिलनी है, लेकिन ये 60 साल की रेट पे रिटायर हुआ। ठीक है, ध्यान से फील लेना चीजों को, 13 साल तक इसे आगे पेंशन मिलनी है, खास अमाउंट मिलना है। इसने कहा यार अगले 13 साल तक मेरे को नहीं चाहिए भाई, कंपनी के पास पहुंच गया, बोले मेरे बेटे की आज शादी है, ये है वो है, मुझे करना है वो करना है, आपने सारा पैसा आज दे दो, मेरे को बाद में मत देना। तो हाँ भाई ठीक है, ले जा तू सारा आज ले जा, लेकिन तू आज जो पैसा हम तेरे को बाद में देंगे, आज लेगा तो इंटरेस्ट घटाएंगे नहीं हम, हमें तो इंटरेस्ट हमने कहीं जोड़ रखा था, वहां से इंटरेस्ट मिल मिल के हम तेरी देते रहते सैलरी। तो वो तेरा पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू ही देगा ना आपको, यही होगा ना। अब इसमें ये एक मोमेंट तो है ही, लेकिन थोड़ा सा और उसने मसाले लगा रखे हैं, देख लेना जरा, चटपटा बना रखा है, ध्यान से देख लेना। क्या कह रहा है, बोलता है एनुअल पेंशन थी इसकी 14,400 थी एनुअल, ये एनुअल पेंशन मिलनी थी उसे 14,400। ठीक है भैया, साल में, इन इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है भैया, बहुत ध्यान से सुनो, अपू रिटायर एट 60 ईयर रिसीविंग अ पेंशन ऑफ 14,400 ईयर, साल की ये मिलनी है, लेकिन जो देगी कंपनी वो आधे आधे साल देगी उसको, हर आधे साल बाद देगी भाई, साल की है और कंपनी आधे आधे साल बाद देगी। तो पहली बात, कंपनी साल की 14,400 हो तो हाफ ईयरली भैया वो एनुअल पेंशन जो है ये ईयरली थी, तो हाफ ईयरली 7,200 की हो जाती है। पहले ये समझो कि 7,200 करके उसे आधे आधे साल बाद मिलने थे। ये नंबर ऑफ पेमेंट कह रहा हूं मैं, टाइम नहीं कह रहा मैं, ईयर नहीं लिख रहा, आधे आधे साल बाद मिलने थे उसे, अगले 13 साल तक मिलने थे, और 13 साल में आधे आधे साल 26 बारी आ जाएंगे, यानी 26 बारी ये 7200 रुपए मिलने थे उसे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम का चल रहा है मार्केट में यहाँ। ठीक है भैया,
लेकिन बोलता है आधे आधे साल बाद मिलना, ऊपर भी कह चुका है और नीचे भी कह रहा है हाफ ईयरली कंपाउंडेड कैलकुलेशन है। बोलता है सिंगल सम उसकी इक्विवेलेंट पेंशन का बता दो, जो पेंशन उसको मिलनी है उसका एक सिंगल फिगर बता दो, कुछ कह नहीं रहा, कल को बता दो, आज को बता दो। ठीक है भैया, लेकिन आप भी यार लैंग्वेज तो आप समझते हो, टेंसेस आप समझते हो। ठीक है, व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन, जो उसकी पेंशन अगले 13 साल में हाफ ईयरली 26 बारी उसे मिलनी है। ठीक है, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आज क्या है, यानी वो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है आपसे। टेंसेस में कह ही चुका हूं, आपका ध्यान जाता ही होगा। तो 26 पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू और ऑर्डिनरी पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। सर एन्युटी है, पक्की बात, टाइम स्पेन सेम है, पेमेंट सेम है, ऑर्डिनरी कैसे पता लग गया आपको, कहां बोल दिया। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं कहेगा तो साइलेंट केस ऑर्डिनरी मानेगा, और कहेगा तो जब व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायर होता है और उसे कोई 6-6 महीने बाद पेंशन मिलनी है, तो जिस दिन रिटायर होगा उस दिन तो उसको पिछले साल की या पिछले टाइम की सैलरी मिलेगी, उस दिन पेंशन थोड़ी मिलेगी। अब पेंशन 6-6 महीने बाद मिलनी है, पहले 6 महीने के एंड में मिलेगी पेंशन, तो ऑर्डिनरी हुआ। जैसे मर्जी सोच लो, प्रैक्टिकल हो जाओ, लैंग्वेज पे चले जाओ। ठीक है, तो 7200 की 26 ऑर्डिनरी पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, बस ये सेट हुआ। और प्रेजेंट वैल्यू का आप फॉर्मूला जानते हो। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू a इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। a 7200 और रेट एनुअल था, गड़बड़ मत कर जाना, एनुअल था और कैलकुलेशन हाफ ईयरली है, तो ये हाफ ईयरली 2% हो जाएगा और आई फैक्टर इसका 0.02 हो जाएगा। ठीक है, और 13 साल हाफ ईयरली पेमेंट यानी 26 पेमेंट। ठीक है भैया, अपॉन 0.02 इंटू 1.02 की पावर 26। ठीक है भैया, अब कर दो कैलकुलेशन, देखो क्या आया आंसर। समस्या है तो बोलना। 1.02 की पावर 26 हो गया ये। 1.6734 आया ये पावर 26 इंटू 0.02 0.03346 कुछ आ गया, मेमोरी में डाल दिया डिनोमिनेटर हमने। अब न्यूमरेटर आ जाते हैं 1.02 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 बारी न्यूमरेटर 1.02 हो गया, मल्टीप्लाई -1 हो गया। ठीक है भैया, इंटू 7200 हो गया और डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल हो गया। तो ये मेरे पास लगभग आ गया ऐसे 1,44,871 रुपये 46 अप्रोक्सीमेट। ठीक है भैया, 1,44,871 के नजदीक भैया 900 रुपये ही हैं। और वैसे 1 मिनट थोड़ा सा और सोच लो भाई, यहाँ भी थोड़ी सी कंफ्यूजन तो आपके पॉइंट पर तो है ही है। सर एग्जैक्ट 871 तो है नहीं, लेकिन ये 800 रुपये भी ऑप्शन 1,44,800, 1,44,900 भी है। तो अब हम कौन सा लेंगे, तो उसके बीच की बात होगी, नहीं बीच की नहीं होगी, 50 रुपए नहीं है, 50 से कम होते तो 800 मार्क कर देता, 1,44,840 रुपीज होते, 49 होते, 800 मार्क कर देता। 50 या 50 से ज्यादा 900 मार्क करूंगा, तो 1,44,900 बी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। बी पार्ट आंसर आ गया। जैसे ही हो जाए भैया हैंड रेज कर देना, तो हम अगला चैप्टर शुरू अभी कर ले। 2-4-5 मिनट बचे हैं, थोड़ी सी बातें बोल दें। कल का क्लास का टाइम फिर फिक्स ही कर लेते हैं ना, फिक्स कर लेते हैं। आप 7 o'clock की आइए, मैं उनको 7:30 दूंगा, उनको आधा घंटा लेट दूंगा, ध्यान देना। ठीक है भैया, तो और फिर ये 7 से 8:30 तो मिनिमम मान लो चलेगी, और 9 तक भी जा सकती है। ठीक है, ऐसे रहेगा। अभी अभी देखो जरा, हो गया सबका? 10 हुए, अभी रह गए 3-4 भाई, सारे हैंड दो तो मैं आगे बढ़ू। अनुषा रह गई बस, हो गई। सर हैंड्स डाउन कर दिया था। चलिए अब आ जाओ, परमोटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आपको मालूम है यार, जैसे चैप्टर तो उसके लिए भी था जो अभी किया हमने,
ठीक है, और आखिरी के 6-7 क्वेश्चन जैसे सोचने लायक लैंग्वेज थी जस्ट, ठीक है भैया, कंसेप्ट नहीं थे, लैंग्वेज थी। बाकी फॉर्मूला रेटाफिकेशन और कैलकुलेटर कैलकुलेशन वो हो गया, ये लेवल था स्किल का। पीसी आपने 11th में किया हुआ है, आपको उसकी स्किल लेवल जरूर मालूम है। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने 11th में मैथ्स ना हो जिसके पास, वो बता दो 11th में मैथ्स नहीं की जिसने, 11th-12th में मैथ्स नहीं की जिसने, ठीक है जी। चलिए ऐसा भी बता दो जिसने मेरे साथ नहीं किया है, क्योंकि मेरे को आइडिया रहेगा, नहीं तो कई चीजें तो मैं बोलूंगा वो कराई थी देखो याद कर लो, ऐसे कह दूंगा फिर मैं। ठीक है चलिए 6 बच्चे आ गए, ठीक है ध्यान से सुनते रहना। परमोटेशन, अभी परमोटेशन कॉम्बिनेशन कुछ नहीं समझ रहे हैं, शब्दों के मीनिंग बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे, लेकिन पहले पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 आ गई। फुल फॉर्म आप लिखना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एफपीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक एक चीज फील से उठानी है, फील से समझनी है, हमने ध्यान देना, ठीक है भैया। मैंने कहा सारे बच्चे भैया चाहे आप पहले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, थोड़ा ध्यान आया, पूरा ध्यान आया, हर चीज दोबारा से सुन लेना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है भैया। मैंने कहा मेरे पास 3 कप है, C1 कप, C2 कप, C3 कप, 3 में से कोई भी एक कप पिक करना है। यहाँ आपको बोलना पड़ेगा, ये चैप्टर बिना बोले किसी हालत नहीं होगा, जिस जिस बच्चे से कहूंगा समझ में आएगा, चीजें बता पाओगे सुनने के बाद बड़े आराम से, लेकिन बोल लेना, बैठे मत रहना, ठीक है। चैतन्य, आर्यन, ध्रुव, 3 बच्चे बोलेंगे 3 कप में से 1 कप लेना है, या तो C1 ले लो 1 कप लेना है, या C2 या C3। कितने तरीकों से 1 कप पिक कर सकते हो, जल्दी बोलो कितने वेज? अरे 3 तरीके हैं सर, ध्रुव बोला, वेरी गुड, 3 वेज। भाई बाकी भी बोल लो यार, काम खराब मत करो, ठीक है। 2 पेन है P1 P2, P1 P2, अब उस क्वेश्चन को दिमाग से निकाल दो। 2 पेन है P1 P2, मैंने कहा कोई भी एक पेन उठा ले, कितने तरीकों से? सर ये तो वही बच्चों वाली बात 2 होगी। ways 2 वेज हैं सर, या तो पहला ले लूं या दूसरा, ठीक है। अब आ जाओ आप, मैंने कहा अब अकेली अकेली बात कर रहे थे, इस ग्रुप में से 1 कप लेना है, जितने जितनी चीजें उतने तरीके हैं। इन चीजों में से कोई एक चीज लेनी है सर, जितनी चीजें उतने तरीके हैं, ठीक है। 2 वेज है यहाँ। अब मैंने कहा आपको 1 कप एंड 1 पेन लेना है, एक ये बात है। फर्स्ट क्वेश्चन कितने वे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है 1 कप, इससे सुंदर तरीका एंड और को एफपीसी को समझने का कोई और नहीं है भैया, ठीक है भैया। तो ये एग्जाम्पल दोबारा रिकॉल करने हैं, दोबारा नोट्स बनाने हैं, सोचने हैं, क्योंकि चीज अगली क्लास से पहले जितनी बड़ी फाइनल नहीं की तो आप फंस जाओगे, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना। मैंने कहा अब 1 कप एंड 1 पेन लेना है, कितने तरीकों से, ठीक है। और मैंने कहा केस ही बना लिया अभी तो, सर 1 कप 1 पेन लेना है, C1 P1 ले लो, बीच में एंड है। दूसरे केस में आपने और बोला, लेकिन अभी तो एंड है, ठीक है भैया। तो C1 P1 ले सकते हैं 1 कप 1 पेन, या C1 P2 ले सकते हैं, या C2 P1 ले सकते हैं, या C2 P2, या C3 P1, या C3 P2। सर 6 तरीके हैं, केस बना के लिख लिया भाई। 1 कप 1 पेन C1 P1, या 1 कप 1 पेन C1 P2, C2 P1, C2 P2, ठीक है, C3 P1 और C3 P2। सर टोटल 6 तरीके हैं। तो मैं कहा 6 यार, इतने छोटे क्वेश्चन में केस बनाने में टाइम लग गया। अगर समझदार हो तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे क्या? सर कैसे बोलते, लेकिन सर एक बात है, 3 कप में 1 कप सेलेक्ट करने के 3 तरीके थे, 2 पेन में 1 पेन सेलेक्ट करने का 2 तरीका था। ये जो 6 हमने केस बनाया ना, आंसर 6 आया 1 कप एंड 1 पेन लेने का। खाली 1 कप सेलेक्ट करने के तरीके ढूंढो, खाली 1 पेन सेलेक्ट करने के तरीके ढूंढो, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई रख दो तो वही 6 बन जाता है। फिर हमें कहानियां नहीं बनानी पड़ेंगी, हम सीधा आंसर पहुंचा लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप जितना मर्जी बढ़िया सीखे हो, इन्हीं में ऐसी ऐसी चीजें अगर आपने इस वक्त फील नहीं लिया ना बच्चों, और आप सबसे अच्छा जानते थे ये टॉपिक, तब भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं कुछ चीजें आपके हिसाब से अभी की अभी बढ़ा के बोलने वाला हूँ, तो ये मत सुनते रहना कि ये मैंने पहले किया था। आप ये ढूंढो मैं नया क्या बताऊंगा आपको, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, आप एक बारी एक चीज और पूरी कर दें। अब मैंने कहा सेकंड में मैंने बोला 1 कप और 1 पेन लेना है, बीच में कनेक्टर और है, तो सर 1 कप या 1 पेन लेना है ना, उसके कितने तरीके, या तो मैं C1 कप ले लूं 1 कप आ गया, या C2 कप कोई भी कप ले सकता हूँ, या C3 या P1 पेन ले लूं, पेन भी ले सकता हूँ कोई एक, या कह रहे हो आप, ठीक है, या P2 पेन ले लूं। सर टोटल 5 तरीके, और ये 5 कैसे आया? 3 कप में 1 कप सेलेक्ट करने के 3 तरीके थे, 2 पेन में 1 पेन सेलेक्ट करने के 2 तरीके थे, और का मतलब प्लस 5 हो गया। तो सर यहाँ हमने एक रूल बना लिया कि जब भी वेज पूछेगा बहुत सारी चीजों को सेलेक्ट करने के, अलग अलग तरह की चीजों को सेलेक्ट करने का तरीके पूछेगा, तो एंड में वेज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड में वेज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब लिखेगा तो उसमें वेज प्लस हो जाएंगे। तो चीजें सेलेक्ट करने के, चीजें लेने के तरीके आ जाएंगे हमारे पास। इसे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है भैया। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये आपको पता है किसी न किसी हद तक, समझना क्या है वो सुनना। मैंने कहा अब एक आखिरी मिनट का फील ले लेना भैया, बस
मैंने कहा मेरे पास ना 4 बेंच थे, 4 बेंच और हैं, B1 B2 B3 B4, इनमें से भी एक बेंच लेना है, बस 4 बेंच में से कोई एक बेंच, कितने तरीकों से? बच्चा कहेगा 4 तरीके। अब मैंने कहा एक पेन लेना है, एक कप लेना है, एक बेंच लेना है, कितने तरीकों से? तो केस बनाने बैठो, एक बार ही सोचो, ये पकड़ना नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। सर एक पेन एक कप एक बेंच लेना ना, P1 C1 B1 P1 C1 B2 P1 C1 B3 करता जाऊंगा सर, सारे कनेक्ट बना बिठा दूंगा, टोटल तरीके कितने आएंगे? बच्चा बोलेगा वो तो मैं एफपी से निकाल देता हूँ ना, इसमें से 2 में से एक पेन लेने का तरीके 2 3, 4 में से एक पेन लेने के तरीके 4, लेने सभी है, एंड कह रहे हो ना आप, एक बेंच एक कप एक पेन लेना है सर, इतने तरीके हैं। तो मैं ये नहीं सिखा रहा आपको, मैं ये नहीं सिखा रहा, मैं कह रहा हूँ 24 तरीके एक ही बारी में माइंड में दिख रहे हैं। एक इमेजिनेशन तो है कि ऐसे बन जाएंगे, लेकिन क्या इसी वक्त 24 के 24 माइंड में तैर रहे हैं? ऐसा नहीं है सर। तो बड़े क्वेश्चन में कई बार तुम इस बात पे फंसोगे कि सर हजारों तरीके हैं, वो हजारों मेरे को दिखे तो मैं काम करूं, ऐसा नहीं हो सकता यार। ठीक है, हजारों चीजें एक बारी में दिमाग में नहीं दिखेंगी तुम्हें, तुम्हें फील पे ही काम करना पड़ेगा, और फील तुम्हें छोटे एग्जांपल से ही लेना पड़ेगा, छोटे एग्जांपल से फील लेना पड़ेगा, उससे रूल बना देना पड़ेगा, और वो रूल फिर एक मशीन है, वो एक कैलकुलेटर है, और कैलकुलेटर में चीजें कैलकुलेटर से पूछी नहीं जाती कैसे हो गई। ठीक है, छोटे में ऐसे हो जाती थी, बड़े में बस हुई होंगी, आ गया, वो सारी चीजें नजर नहीं आएंगी, तैरती हुई नहीं नजर आएंगी। ठीक है, ये फील पकड़ लेना। ठीक है भैया, तो हम टॉपिक आगे ठीक से चला पाएंगे। ठीक, चलिए ये हो गया एफपीसी, आज की क्लास हुई खत्म, कल मिल रहे हैं 7 o'clock। गुड बाय बच्चों।